राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी जीएस में। हम लोग बिहार एसएससी प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। रुक्मणी पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम लोग आप लोग के लिए लेके आ रहे हैं बिहार एसएससी का ही दूसरा प्रैक्टिस सेट। और ये है आरबीडी पब्लिकेशन का। तो खान ग्लोबल सर्विटेज स्टडीज आप जानते ही होंगे। तो ये बाई खान सर द्वारा प्रैक्टिस सेट है, जिसमें टोटल 27 सेट है, जिसमें से 7 प्रीवियस ईयर्स का है और 20 जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट है। तो हम लोग जो 7 प्रीवियस ईयर का सेट है वो लास्ट में करेंगे फ्रेंड्स। और अभी हम लोग ना 20 मॉडल प्रैक्टिस सेट को एक एक करके हर एक सेट को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से व्याख्या के साथ समझने का कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है और ऐसे ही अपना प्यार बना के रखिए। और अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये फ़ायदा मिल चुके। तो चलिए बिना देर किए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से किस स्थल या डॉकयार्ड हो, मतलब किस किस स्थल गोदी डॉकयार्ड होने का प्रमाण मौजूद है। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लोथल में, ठीक है ना। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड देखिए, जो लोथल है को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जानते हैं, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। लोथल को मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में ये कहाँ मिलेगा आपको? गुजरात राज्य के अहमदाबाद, ठीक है ना फ्रेंड्स। अहमदाबाद शहर में, ये गुजरात के अहमदाबाद शहर में है। ये पतन है। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोथल पतन व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था। अगर हम बात करें इसकी खुदाई तो 1954 में इसकी खुदाई फ्रेंड्स होती है। 1954 में 1954 में एस.आर. राव, ठीक है, एस.आर. राव जी के द्वारा। तो ये भोगवा नदी के तट पर स्थित है, आप इसको याद रखेंगे। नदी, ये जो लोथल है, ये लोथल फ्रेंड्स भोगवा नदी के तट पे है, ठीक है, भोगवा नदी के तट पे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? देखिए, अगर हम उत्तरी बिहार के प्राचीन नाम का बात करें तो फ्रेंड्स ये था बज्जी। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, उत्तर बिहार का प्राचीन नाम बज्जी है और उत्तर बिहार कोसी, बूढ़ी गंडक और उनकी सहायक नदियों का समतल मैदान है। बिहार के उत्तर में हिमालय पर्वत की श्रेणी, हिमालय पर्वत की नेपाल श्रेणी और दक्षिण में गंगा से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। बिहार का उल्लेख फ्रेंड्स वेद, पुराण और महाकाव्य आदि ग्रंथों में भी मिलता है। अगर हम बात करें तो वेदों, पुराण, महाकाव्य आदि ग्रंथों में मिलता है। प्राचीन बिहार में मगध साम्राज्य के अनेक शासकों और जैन बौद्ध धर्म संबंधित जानकारियां ग्रंथों से ही मिलती, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से युग्म सही सुमेलित है? तो चलिए चेक करते हैं। अगर हम बात करें डलहौजी तो सती प्रथा को उन्मूलन, ये गलत है फ्रेंड्स। कार्नवालिस अस्थायी भू बंदोबस्त, ये भी सही नहीं है। बेलेजली सहायक संधि, ये भी गलत है। अच्छा एक मिनट, ऐसे नहीं, इसमें हम लोग को वो चेक करना फ्रेंड्स कि 1 2 3 या इस तरह से। तो आइए वैसे चेक करते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो लॉर्ड कार्नवालिस भू अस्थायी बंदोबस्त, ये सही है। और वेलेजली सहायक संधि सब्सिडरी अलायंस, तो 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें भू बंदोबस्त का, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित है। और इसे बंगाल में याद रखेंगे आप 1793 में लागू किया गया था लॉर्ड कार्नवालिस द्वारा, जो कि बंगाल के गवर्नर थे उस समय। अब देखिए वेलेजली, तो ये सहायक संधि एक प्रकार की मैत्री संधि थी जिसका प्रयोग 1798 से 1805 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने भारत देशी राज्यों से संबंध स्थापित करने के लिए किया था। तब इसको ध्यान रखेंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि क्रिस्प मिशन का प्रस्ताव कब आया? तो देखिए, अगर क्रिस्प मिशन के प्रस्ताव का बात करें तो फ्रेंड्स ये आता है 30 मार्च 1942 को, ठीक है। ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 30 मार्च 1942। देखिए, इस प्रस्ताव में संविधान सभा के गठन के बारे में बात कही गई थी, परंतु उसकी कोई निश्चित अवधि तय नहीं थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? दिल्ली समझौता किसे कहा जाता है? अगर हम दिल्ली समझौता का बात करें तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है गांधी इरविन समझौता को, ठीक है ना। और देखिए ये हुआ कब था? तो देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे फ्रेंड्स, ठीक है ना। 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था।
तो देखिए इसमें होता क्या है, ये दो गांधी इरविन समझौता है, ये दूसरे, ये सेकेंड गोलमेज सम्मेलन से संबंधित है फ्रेंड्स। और ये कब हुआ था, तो ये 1931 में हुआ था। तो आप ये डेट याद रखेंगे, 1931 दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। देखिए ये गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता था, जिसके अंतर्गत सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया। और इस समझौते के अंतर्गत द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने महात्मा गांधी लंदन गए थे। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा वर्ष अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट केंद्रीय बजट से अलग प्रस्तुत किया गया था। अगर हम आखिरी साल का बात करें तो फ्रेंड्स वो था 2016। देखिए 2016 तक अलग प्रस्तुत किया गया था और 2017 में एक साथ रेल बजट और केंद्रीय बजट को एक साथ पेश किया गया था। ठीक है, तो देखिए 2017 में रेलवे बजट घोषणाएं भी आम बजट के साथ ही वित्त मंत्री करने लगे। आम बजट में रेलवे बजट को मिलाने के साथ ही वित्त मंत्री ये कौन थे, अरुण जेटली ने पेश करने की तारीख भी बदल दी। आम बजट एक महीना पहले 1 फरवरी को पेश होने लगा। इसके साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी 31 जनवरी को ही आने लगी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 1919-20 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। देखिए अगर हमने किसान आंदोलन के प्रणेता के बारे में बात करें तो ये हो जाएंगे स्वामी विद्यानंद। दरभंगा में स्वामी विद्यानंद। देखिए अगर हम बात करें मधुबनी जिले किसान को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद के नाम से विख्यात विभूषण प्रसाद ने संगठित किया। इस आंदोलन की मुख्य विशेषता लगान वसूली के क्रम में राजपूतों के अत्याचार के विरोध और जंगल से फल और लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार की प्रस्तुति करना था। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की थी। तो फ्रेंड्स ये समुद्री मार्ग की खोज किसके की, भारत के। ये भारत के समुद्री मार्ग का रास्ता इन्होंने ढूंढा। देखिए ये पहुंचते कब है, ये अगर बात करें कि ये टोटल 170 नाविकों 170, ठीक है 170 नाविक और 4 जहाजों के साथ ये एक पूरे बेड़े के साथ लिस्बन से निकले थे सन 1497 में। कब निकले हैं, 1497 में। और 8 जुलाई को पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा अपने जहाज से रवाना हुए और समुद्र के रास्ते भारत की यात्रा करते हुए पहले यूरोपीय थे जो कब पहुंचते हैं, 1498 में, 1498 में ये भारत पहुंचते हैं। ठीक है, और इस तरीके से इन्होंने भारत तक समुद्र पहुंचने का, समुद्री मार्ग का रास्ता बताया। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम है। देखिए अगर द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम का बात करें, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, तो इसमें क्या परिणाम हो सकता है। देखिए पहला है औपनिवेशिक साम्राज्यों का अंत, ये नहीं है। इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, परिणाम नहीं है। तो ये भी नहीं है। राष्ट्र संघ का गठन, देखिए इसके ये हो जाएगा ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर। देखिए राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध घटना का परिणाम औपनिवेशिक साम्राज्य का अंत, इंग्लैंड की शक्ति में ह्रास, रूस और अमेरिका के प्रभाव में वृद्धि, ये सब माना जा सकता है। तो देखिए अगर बात करें राष्ट्र संघ की स्थापना, तो ये होती है 10 जनवरी 1920 को, प्रथम विश्व युद्ध के बाद। इसका गठन कब होता है, तो ये होता है 10 जनवरी 1920। अब देखिए इसका गठन इसलिए किया गया था कि ताकि पुनः मतलब फिर ये विश्व युद्ध का इस जैसा हालात फिर से स्थिति उत्पन्न ना हो, तो इसलिए इसके गठन किया गया था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पीपुल्स वॉर ग्रुप संबंधित है। तो ये फ्रेंड्स संबंधित है नक्सलवाद से। ठीक है, ये नक्सलवाद संबंधित है। देखिए अगर हम बात करें कि पीपुल्स वॉर ग्रुप नामक जो नक्सलवादी संगठन, इसकी स्थापना 22 अप्रैल 1980 को, आप ये डेट याद रखेंगे, 22 अप्रैल 1980, 22 अप्रैल 1980 को आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश में कोंडापाली सीतारामैया नामक नक्सली नेता ने की थी। अब पीपुल्स वॉर ग्रुप का वर्ष 2004 में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में विलय हो गया। ठीक है ना फ्रेंड, 2004 में ये मार्क्सवादी पार्टी में विलय हो गया था। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। देखिए अपनाया कब गया था, तो ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है ना, तो ये डेट आप याद रखेंगे, 26 नवंबर 1949 को इसे अपनाया गया था। और पूरी तरीके से लागू कब कर दिया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। और अपनाने का बात किया जाए तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब पास किया। देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है,
बस पूछने का तरीका अलग है। इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। 26 नवंबर को भारत के संविधान के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। किस संविधान से भारत ने राज्य के नीति निषेध तत्वों को विचार को अपनाया है। देखिए ये अगर हम बात करें नीति निषेध सिद्धांत, ये हो जाएगा आयरलैंड का सिद्धांत, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए और ये संविधान के भाग 4 में, ये भाग 4 में आपको देखने को मिलेगा। राज्यों को लागू करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, ये भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रीय और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए अगर दोनों कानून बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो समवर्ती सूची हो जाएगा। अब तरह समवर्ती सूची के बारे में जान ले। देखिए समवर्ती सूची वैसा विषय होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। कोई राज्य सरकार केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून और नीति के विरोध में या फिर विपरीत कानून नहीं बना सकता। शिक्षा, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण, न्याय प्रशासन जो है ये समवर्ती सूची के विषय में आता है। और अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित है। देखिए अनुच्छेद 17 जो है ये अस्पृश्यता से है, तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 15 राज्य द्वारा किसी प्रकार के भेदभाव के विरुद्ध गारंटी, तो ये सही है। और ऑप्शन है 14 में सार्वजनिक रोजगार में, ये इसका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये अनुच्छेद 14 ये समानता का अधिकार हो जाएगा, और अनुच्छेद 17 में क्या हो जाएगा, अस्पृश्यता का। तो चलिए अस्पृश्यता का उन्मूलन। अब हम लोग बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। देखिए अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो ये पारित करते हैं वित्त मंत्रालय। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए उस राज्य का वित्त मंत्री द्वारा पारित किया जाता है। वित्त मंत्रालय भारत का महत्वपूर्ण मंत्रालय है। राष्ट्रपति शासन की अवधि न्यूनतम 6 माह और अधिकतम 3 वर्ष हो सकती है। अनुच्छेद 356 आप आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 356 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंतर्गत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम आम चुनाव कब हुआ था। देखिए भारत के प्रथम आम चुनाव का बात करें तो ये था समय 1951-52। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस चुनाव में कांग्रेस सबसे अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी बनी थी। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में पहले निर्वाचित सरकार बनी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि पंचायत समिति के सदस्य अक्सर वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो देखिए पंचायत समिति के जो सदस्य हैं ये 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें होता क्या है, तहसील के सभी गांव का समान रूप से कार्य करती है। ये गांव पंचायत और जिला परिषद के मध्य पंचायत समिति होती है। इस समिति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्य मिलकर करते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में किस भारतीय राज्य के पहले नागरिक विमान पतन का उद्घाटन किया गया था। तो फ्रेंड्स ये था सिक्किम, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यह सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में है और सिक्किम राज्य में ही विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा आपको देखने को मिलेगी। राज्य का 35% हिस्सा कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला 20 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अस्तित्व में आया। तो देखिए भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम है ये अस्तित्व में आया 1 सितंबर 1872 को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसके 11 अध्याय हैं और 167 वर्ग है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह आकार और द्रव्यमान के मामले में पृथ्वी के समान होता है। तो फ्रेंड्स ये है शुक्र। ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें शुक्र ग्रह का, तो शुक्र ग्रह आकार और द्रव्यमान में लगभग पृथ्वी के समान है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इस ग्रह का व्यास पृथ्वी की तुलना में 650 किलोमीटर कम है। इस ग्रह की सतह अधिकतर ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा निर्मित नजर आती है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 1 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन है यार, आपको पता होगा इसका आंसर। तो इस दिन हम लोग विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं। देखिए
विश्व एड्स दिवस जो है 1988 के बाद से, कब से, 1988 के बाद से 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। इसका उद्देश्य था HIV संक्रमण के प्रचार की वजह से एड्स महामारी के प्रति जागरूकता को बढ़ाना। अगर हम बात करें एड्स का पूरा नाम तो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, तो इसको ध्यान रखेंगे, जो HIV के कारण होता है। तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कि लावनी किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। देखिए अगर हम लावनी की बात करें तो फ्रेंड्स ये महाराष्ट्र की, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस नृत्य का विषय वस्तु क्या होता है फ्रेंड, वीरता, प्रेम और भक्ति एवं दुख। लावनी का अतिरिक्त तमाशा, कोली और पुआड़ा ये सब महाराष्ट्र के ही अन्य लोक नृत्य है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तमाशा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता वाला होता है। तो देखिए हम लोग को पता है कि कोयले 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे अगर सर्वोच्च बात करें तो ये एंथ्रोसाइट, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है 80 से 90% के आसपास, ठीक है। तो इसलिए सबसे उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला होता है। और पीट जो है सबसे निम्नतम वाला होता है, इसमें लगभग 65% के आसपास होता है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे गहरा महासागर है। देखिए अगर विश्व के सबसे गहरे महासागर की बात करें तो फ्रेंड तो ये प्रशांत महासागर यानी कि पैसिफिक ओशन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस महासागर में जलीय चित्र अधिक और जमीन का भाग कम है। यह महासागर त्रिभुज आकृति का है, तो आपसे ये भी पूछा जाता है ये किस आकार का दिखता है, तो ये त्रिभुज आकार का दिखता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका शीर्ष बेरिंग जल डमरू पर जो घोड़े के खूर की आकृति का है, कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य को मध्य प्रांत महासागर कहा जाता है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा एक भूबद्ध राज्य है। देखिए गुजरात तो आपको पता है इसमें तटीय राज्य है, ये सबसे लंबा तट शेयर करता है ये भारत में। पश्चिम बंगाल भी तटीय राज्य है, उड़ीसा भी तटीय राज्य है। तो अगर भूबद्ध का बात करें तो इसमें बिहार हो जाएगा, बिहार के कहीं भी कोई भी समुद्र टच नहीं करता, तो ऑप्शन इसका डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए भूबद्ध राज्य का मतलब वो है जो राज्य जो चारों ओर से जमीन बद्ध हो, ठीक है। बिहार की उत्तरी सीमा पर नेपाल स्थित है, जो बिहार के साथ सीमा का निर्धारण करता है, और पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल और दक्षिणी सीमा पर झारखंड और दक्षिणी सीमा पर उत्तर प्रदेश स्थित है। तो ये इसके पड़ोसी राज्य थे और ये पड़ोसी देश नेपाल हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। देखिए अगर हम बात करें कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी की तो गोदावरी हो जाएगी, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोदावरी नदी को 7 पवित्र नदी भारत नदियों में से एक माना जाता है। यह नदी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष पर एक प्रमुख स्नान पर्व आयोजित किया जाता है। इसी नदी की लंबाई 1465, ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप याद करना चाहें तो याद रख सकते हैं 1465 किलोमीटर है। इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी घाट से उत्पन्न होती है और अपने विशाल आकार तथा विस्तार के कारण यह प्रायः वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा के नाम से भी पुकारी जाती है। इसका आपोहन क्षेत्र फ्रेंड्स 2,12,812 वर्ग किलोमीटर का है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। तो फ्रेंड्स ये महानदी पे होने वाली है हीराकुंड, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हीराकुंड नदी घाटी परियोजना का निर्माण महानदी पर हुआ है। इसका निर्माण ओडिशा के मुख्यमंत्री बीजू पटनायक द्वारा करवाया गया था, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र में वन स्थित है। तो देखिए ये राज्य कौन सा हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश। देखिए अगर हम बात करें 2017 के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में 77,414 वर्ग किलोमीटर वन है। भारत के कुल भूभाग के 24.4% हिस्सा वनों से घिरा हुआ है। भौगोलिक दृष्टिकोण भारत के 33% भूभाग पर वन होना चाहिए था। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश में 6 करोड़ यानी 20 लाख एकड़ क्षेत्र में वन थे, जो कुल भूभाग का 15% था, जो कि अब बढ़ के 24.4% है। चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में खेती की कृषि भूमि या झूम कृषि को भी कहते हैं। झूम कृषि को और किस नाम से जानते हैं, तो फ्रेंड्स को दहिया कहा जाता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देखिए मध्य प्रदेश में झूम कृषि को दहिया कहा जाता है। मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने के लिए झूम खेती की जाती है। झूम खेती में जमीन को कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है ताकि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे और इसे कृषि इन्हें कृषि पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। झूम कृषि प्रमुख रूप से उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्रों में की जाती है। झूम कृषि आदिम कृषि का एक प्रकार है जिसमें पहले वृक्षों और वनस्पतियों को जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। चलिए हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का लक्ष्य निर्धारित स्वीकृत उत्पादों को बढ़ाना है। देखिए इसमें बढ़ाना था फ्रेंड्स आपका चावल को, ठीक है, गेहूं को, दलहन को और मोटे अनाज को। तो इसमें क्या हो जाएगा, फल नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 नंबर का। और अगर हम बात करें ये जो मिशन था ये कब शुरू किया गया था, ये मिशन 2007 में, ठीक है फ्रेंड्स, मनमोहन सिंह के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आप ये ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2007 में मनमोहन सिंह जी के द्वारा शुरू किया गया था। इसमें मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देना था, जिसमें चावल, गेहूं, दलहन। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। अगर हम देखें सबसे कम का बात करें तो ये हो जाएगा मेघालय का, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, और देखिए सबसे अधिक कहाँ का था, तो जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक तो ये दिल्ली राज्य की, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते के उपयोग का पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुआ, तो फ्रेंड्स ये हुआ था 19 अगस्त 1994 को, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम इसमें बात करें तो केंद्रीय आम बजट ने 1992-93 में पहली बार भारतीय रुपयों को विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय बना दिया था। रुपये की पूर्ण परिवर्तनीय का अर्थ चालू खाते और पूंजी खाते में होने वाले व्यवहारों को पूरा करने के लिए रुपयों को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में परिवर्तन करने से भारत के भुगतान संतुलन के तहत पुष्टि की पूर्ण परिवर्तनशीलता 19 अगस्त 1994 में हुई। तो ये आप ध्यान रखेंगे 19 अगस्त 1994। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नोट बैंक प्रेस कहाँ स्थित है। देखिए अगर नोट बैंक प्रेस का बात करें तो फ्रेंड्स ये देवास में है, और देवास कहाँ है फ्रेंड्स, ये मध्य प्रदेश में है, एमपी में। ठीक है, देखिए देवास मध्य प्रदेश में बैंक नोट प्रेस स्थित है और भारत में 4 नोट प्रेस हैं। तो ये चारों कहाँ कहाँ मिल जाएंगे आपको, देवास में, नासिक में, मैसूर में और सालबनी में। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है सामुराई योद्धा वर्ग है। देखिए सामुराई जो योद्धा है, ये सामुराई योद्धा कहाँ के हैं, तो फ्रेंड्स ये जापान वर्ग के हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि शिपनिंग जेनी को की खोज किसने की थी, शिपनिंग जेनी। तो शिपनिंग जेनी खोज फ्रेंड्स जेम्स हारग्रीव्स ने की थी, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेम्स हारग्रीव्स। देखिए ये कब किए थे इन्होंने, ये किए थे 1770 ईस्वी में, 1770 ईस्वी में, जिससे सूती धागे की मात्रा बढ़ सकती थी। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स चार्ल्स डार्विन ने, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए डार्विन ने जोर देकर कहा कि एक आबादी में हमेशा विभिन्न प्रकार के लक्षणों के आधार पर कई विभिन्नताएं मौजूद होती है, इसलिए प्रकृति उन सबसे अनुकूल जीवों का चयन करती है जिसके पास अगली पीढ़ी के लिए माता पिता बनने का अधिक मौका है। बेंजामिन फ्रैंकलिन संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापक जनकों में से एक थे और एक प्रसिद्ध राजनायक थे, तो आप इनके बारे में याद रखेंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था, चार्ल्स डार्विन। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है पौधों में निषेचन के फलस्वरूप उत्पन्न एकल कोशिका कहलाती है। तो फ्रेंड्स ये एकल कोशिका कहलाती है युग्मनज, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पौधे में जाइगोट पॉलीप्लॉइड हो सकता है यदि निषेचन में मेनोएट का रूप से अनिनियोजित युग्मकों के बीच होता है। भूमि पौधे में युग्मक का निर्माण एक कक्ष के भीतर होता है जिसे आर्कगोनियम कहा जाता है, इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन 39 नंबर क्वेश्चन के दांतों एवं हड्डियों में उपस्थित रहता है। तो देखिए दांतों और हड्डियों में क्या उपस्थित रहता है फ्रेंड्स, ये रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट दांत और हड्डियों में उपस्थित रहता है। जीवित प्राणियों में कैल्शियम हड्डियों, दांतों और शरीर के अन्य हिस्सों में पाया जाता है। यह रक्त में भी होता है और शरीर के अंदरूनी देखभाल में इसकी विशेष भूमिका होती है। कैल्शियम अत्यंत सक्रिय तत्व है, इसको ध्यान रखेंगे।
अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि पित्त रस का कार्य क्या होता है। तो पित्त रस का कार्य फ्रेंड्स क्या होता है, वसा का एमल्सीकरण करना। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यकृत पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। पित्त रस वसा पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में होता है और कार्बोहाइड्रेट का पाचन फ्रेंड्स मुंह से ही शुरू हो जाता है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें प्रोटीन का, तो प्रोटीन का जो फ्रेंड्स ये है, ये होता है अमाशय में, अमाशय में। और अगर कार्बोहाइड्रेट्स का बात करें तो ये मुख से ही शुरू हो जाता है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन है, जब हृदय की मांसपेशियों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंचती तो तीव्र छाती के दर्द के लक्षण दिखते हैं, उसे क्या कहते हैं। देखिए अगर पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो इसको बोलते हैं एंजीना पेप्टोरिस, एंजीना पेप्टोरिस। तो ऑप्शन डी जो है इसे क्या कहते हैं, इस लक्षण को एंजीना पेप्टोरिस कहते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि हृदय रोग के कारण छाती में दर्द या परेशानी के लिए चिकित्सा शब्द है ये। यह तब होता है जब हृदय की मांसपेशियों को उतना रक्त नहीं मिल पाता जितना कि इसकी आवश्यकता है। तो इस रोग को नाम दिया गया है एंजीना पेस्टोरिस। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि बोमन संपुट किस तंत्र का भाग है। तो बोमन संपुट फ्रेंड्स ये हमारे उत्सर्जन तंत्र का भाग है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैपिलरी। देखिए होता क्या है कि जो बोमेंस कैप्सूल है, इसको हम लोग बोमेंस कैप्सूल में रक्त कोशिका यानी कि कैपिलरी का पुनिंदा होता है और इसे ग्लोमेरुलस कहते हैं। ग्लोमेरुलस का एक सिरा वृक्क धमनी से जुड़ा होता है, इसमें यूरिया अपशिष्ट युक्त गंदा रक्त लाता है और दूसरा सिरा यूरिया मुक्त रक्त के लिए जो वृक्क सिरा यानी कि रिनल वेन है के साथ जुड़ा होता है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। देखिए नीमाटोड है ये द्वारा, नीमाटोड द्वारा कौन सा रोग होता है। तो नीमाटोड द्वारा आपको हो सकता है फ्रेंड्स फाइलेरियासिस। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फाइलेरियासिस। देखिए अब फाइलेरिया जो है एक परजीवी बीमारी है जो कि फेलिरियोडीरिया प्रकार के राउंड वॉर्म के संक्रमण से होती है। ये खून से लथपथ कीड़े जैसे वाली जैसे काली मक्खियों और मच्छरों द्वारा फैलते हैं। ये हेलमिनीथेसिस नामक बीमारियों के समूह से संबंधित है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि कीट निम्नलिखित में से संबंधित है। तो फ्रेंड्स कीट जो है ये एनिलिडा से संबंधित है, एनिलिडा ग्रुप से। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पेरिफेरा या बहुकोशिकीय जलीय जंतु होते हैं जो चट्टान या किसी ठोस पदार्थ पर रहते हैं। यह बेलनाकार अंडाकार आकृति जैसी शाखाएं होती है। इन जंतुओं की भित्ति में अनेक छिद्र पाए जाते हैं। सिलेंट्रेटा जंतु बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। सिलेंट्रेटा जो है ये बहुकोशिकीय जंतु होते हैं। और अगर हम बात करें ऑर्थोपोडा का, तो ऑर्थोपोडा ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। इसकी स्थापना 1845 में वोन सैलेंड ने की थी। इस संघ के सभी सदस्य स्थलीय, जलीय और वायवीय आदि अवस्था में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। देखिए ये है विटामिन के। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें विटामिन के रासायनिक नाम, तो ये होता है किलीफिली। देखिए ये हम लिख दे रहे हैं आपको, फ्लीक्विनोन, ठीक है। फ्लीक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है। यह वसा में घुलनशील होता है। इसके द्वारा लीवर में प्रोथाबिनोन का निर्माण किया जाता है जो रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। इसके मुख्य स्रोत अगर हम बात करें तो हरी सब्जियां, ठीक है फ्रेंड्स, हरी सब्जियां पे आपको ध्यान देना है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगले क्वेश्चन को, वायुमंडल में सबसे पर्याप्त मात्रा में पाया जाने वाला गैसीय मूल तत्व कौन सा है। गैसीय मूल तत्व कौन सा आपको मिलेगा, नाइट्रोजन, जो कि 78% के आसपास है, ठीक है। और ये अगर हम बात करें इसमें और, तो इसमें आपको मिल जाएगा ऑक्सीजन जो कि सबसे अधिक आवश्यक गैस है, ये 20 या 21% के आसपास है। अब देखिए नाइट्रोजन पृथ्वी कुल तत्वों का हम आपको बता दें 78.094% के आसपास है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि श्यानता गुणांक का बीमा सूत्र। देखिए अगर श्यानता गुणांक के बीमा सूत्र का बात करें फ्रेंड, तो वो है M1 L-1 T-1। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन है, वैद्युत आवेग का एसआई मात्रक क्या होता है। वैद्युत आवेग के एसआई मात्रक की बात करें तो फ्रेंड्स ये कूलम्ब होता है और इसको सी से दर्शाया जाता है।
कूलम्ब के नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है यदि यदि एक यदि अगला क्वेश्चन है यदि अश्व यदि अचानक चलना प्रारंभ कर देता है तो अश्वारोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है। देखिए अगर ये अचानक चलना शुरू कर देगा जिसमें जड़त्व का नियम, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा, विश्राम जड़त्व। तो ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। देखिए न्यूटन की गति के पहला नियम है जड़त्व का नियम। जड़त्व के नियम अनुसार यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है और अगर गतिज अवस्था का विरोध करता है, और उसी प्रकार यदि कोई पिंड गति अवस्था में है तो गति में ही रहना चाहता है और विराम अवस्था का विरोध करता है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिया और अभिक्रिया के बारे में बताता है। हर क्रिया के एक बराबर उल्टी दिशा में प्रतिक्रिया होती है, तो ये गति का तीसरा नियम था। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कोई ऊर्जा जो भंडारित है कहलाती है। देखिए अगर कोई ऊर्जा जो भंडारित है तो वैसे ऊर्जा को हम लोग विभव ऊर्जा कहते हैं, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है भूकंप किस कारण से आते हैं। देखिए भूकंप आने के क्या कारण है, तो ये जो टेक्टोनिक भूकंप प्लेट्स हैं ये आपस में टकराते हैं, यानी कि विवर्तनिकता हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सोनार में तरंगे प्रयुक्त होती है। तो देखिए सोनार में तरंगे कैसे, तो ये पराध्वनि तरंगे होती है जो कि टकरा कर वापस आती है, तो उनको पराध्वनि कहते हैं। देखिए पानी के अंदर वस्तु का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और सोनार का आविष्कार फ्रेंड्स पॉल लविंग ने किया था। अगर देखिए इनका नाम याद रखना चाहे तो आप याद रख सकते हैं, पॉल लविंग। पॉल लविंग ने इसका आविष्कार किया। सोनार की ध्वनि तरंगों का प्रयोग कर किसी वस्तु अथवा पदार्थ की दूरी, ऊंचाई, दिशा आदि का दूर से पता लगा सकते हैं। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोग्राम पदार्थ के तापमान को डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को क्या कहते हैं, तो ये विशिष्ट ऊष्माधारता कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। ये देखिए बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण फ्रेंड्स, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह आसमान जो है हमें नीला दिखाई देता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो तारों की जो जोड़ने की प्रक्रिया है फ्रेंड्स, इनको श्रृंखला बंधन, ठीक है, श्रृंखला बंधन कहा जाता है। ये तार है फ्रेंड्स, तार, वायर, ये वायर का बात किया जा रहा है, तो इसे श्रृंखला बंधन कहते हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए श्रृंखलाओं को किसी क्रम में जोड़ने की प्रक्रिया संकलन कहलाती है और इस योग का कुल योग भी कहते हैं। असमंजन दो अलग अलग प्रकार के कणों और सतह के एक दूसरे से चिपकने की प्रक्रिया को असमंजन कहते हैं। चलिए हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है। जब लोहे की तीली को हटा दिया जाए तब पानी का स्तर, देखिए लोहे की तीली से भरी हुई एक नाव तालाब के पानी में तैर रही है, तो अगर क्या होगा, जब लोहे की तीली को हटा दिया जाएगा तो ये घट जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन बी जो है इसका पानी का स्तर क्या हो जाएगा, घटेगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक एवं परमाणु भार समान होता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन है, लिथियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हाइड्रोजन। इसका परमाणु क्रमांक हाइड्रोजन एक ही होता है, परमाणु भार भी कितना होता है, एक ही होता है, तो इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, हाइड्रोजन। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है। तो देखिए सूर्य के अंदर फ्रेंड नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए होता क्या है कि जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो उस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के समृद्ध द्रव्यमान में कम होता है। नाभिकीय विखंडन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई भारी नाभिक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ा जाता है। इस क्रिया में अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन है कि समूह 18 के तत्वों को कहा जाता है। देखिए समूह जो 18 के तत्व है इनको अक्रिय गैस यानी कि इनर्ट गैस कहा जाता है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ऐसा इसलिए कहा जाता है इनको
क्योंकि इनका जो बाहरी कोश है इलेक्ट्रॉन से पूरा भरा होता है और 18वें समूह के तत्व शून्य संयोजकता दिखाते हैं। और 18वें समूह में तत्व में कौन कौन से आ जाएगा फ्रेंड्स, इसमें आपका आ जाएगा हीलियम, ठीक है, हीलियम आ जाएगा, इसमें आपका नियोन आ जाएगा, इसमें आर्गन आ जाएगा, इसमें क्रिप्टन आ जाएगा, इसमें जेनोन आ जाएगा और रेडॉन आ जाएगा। तो ये इसमें टोटल 1 2 3 4 5 6 आते हैं। चलिए अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्न में से कौन सा धातु पाया जाता है। देखिए अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस में बात करें तो इसमें आपको धातु कौन सा देखने को मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर देखिए इसका रासायनिक सूत्र का बात करें तो ये होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है। तो इसमें कैल्शियम, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कौन सा धातु पाया जाता है, तो कैल्शियम। आप ये सूत्र भी याद रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की मीथेन के अणु, मीथेन CH4 के अणु है। तो मीथेन जो CH4 है फ्रेंड्स, इसके अणु कैसे हैं, ये एकल आबंध है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये एकल आबंध में। देखिए मीथेन में कार्बन के आखिरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, जिस वजह से वह 4 ही बंध बनाएगा। और हाइड्रोजन के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पाया, इस वजह से एक ही बंध बनाता है। तो कार्बन 4 एकल बंध बनाकर 4 हाइड्रोजन के साथ जुड़ता है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन कौन सा है। तो सत्य कथन को ढूंढना है। तो आइए देखते हैं। ऑक्सीजन अणु में एकल सहयोगी आबंध होता है, गड़बड़ है। कॉपर सल्फेट आयोनिक यौगिक नहीं है, ये भी गड़बड़ है। और देखिए H2S ये सहसंयोजक यौगिक है, ये सही। तो ऑप्शन सी जो है इसका फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो देखिए इसमें रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण का बात करें। देखिए रासायनिक परिवर्तन क्या होता है फ्रेंड, जिसको हम वापस फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। देखिए जल का बर्फ में जमना, फिर पानी बन जाएगा, वापस प्राप्त किया जा सकता है। बर्फ का पिघलना भी सही है, ये सब भौतिक परिवर्तन है। अगर हम बात करें लकड़ी का जलना, तो लकड़ी के जलने के बाद वापस लकड़ी हम प्राप्त नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूध का दही में बनना, कागज का जलकर राख हो जाना, लोहे की परत का जंग में बदलना, लकड़ी का जलना, ये सब रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गन मेटल किसका मिश्र धातु है। तो गन मेटल में कौन कौन से आपको मिश्र धातु देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको कॉपर, टीन और जिंक, एसन, यानी कॉपर, एसन और जिंक आपको देखने के इसमें मिलेंगे। तो ऑप्शन बी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर हम बात करें इसमें तो टोटल 88% तांबा, इसमें कॉपर जो होता है वो 88% होता है। इसमें अगर हम टीन का बात करें तो वो 8% के आसपास होता है। और जिंक का बात करें तो 2 से 4% के आसपास इसमें होते हैं। चलिए हम लोग अगर बात करें रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी। तो रेडियोधर्मिता की खोज फ्रेंड्स हेनरी बेकुरल ने की थी। देखिए उनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 15 दिसंबर 1892 में। यह एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे जिनको भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला। रेडियोधर्मिता के साक्ष्य का पता लगाने के लिए यह प्रथम व्यक्ति थे। अगर हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन का, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी में हुआ। सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा का सिद्धांत E=mc² के लिए जाने जाते हैं ये। अगर हम बात करें सत्येंद्र नाथ बोस का, तो सत्येंद्र नाथ बोस के जन्म कब होते हैं। तो ये इनका जन्म होता है 1 जनवरी 1894 को कोलकाता में। सत्येंद्र नाथ बोस, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मिलकर बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स की खोज की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन, एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण है। तो एक ग्रुप के तत्वों का सामान्य गुण क्या होता है, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ऑप्शन जो डी है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बिहार की स्थापना कब हुई थी। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको पता होगा बिहार की स्थापना 1912 में होता है, 22 मार्च, ठीक है फ्रेंड्स। 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो 22 मार्च 1912 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम लोग अब देखेंगे अगला नंबर क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो ये है हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम देखें बिहार के शहर का बात करें तो इसमें राजगीर होना चाहिए। तो राजगीर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन ई जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आंसर का बात करें तो ये राजगीर हो जाएगा, ठीक है, जो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन की 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मानित किया गया दामोदर मौजे को। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए गोवा के लेखक हैं दामोदर मौजे, और उनको भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह कोंकणी भाषा के प्रसिद्ध लघु कथाकार, उपन्यासकार और आलोचक पटकथा लेखक हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है,
पीएम मोदी द्वारा वर्चुअली एससीओ शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे, तो ये कब करेंगे, तो ये 4 जुलाई को। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दिलवारा मंदिर में स्थित है, देखिए फ्रेंड दिलवारा मंदिर स्थित है, तो ये माउंट आबू, ये अरावली हिल्स माउंट आबू पे स्थित है। अगर हम बात करें इसके निर्माता, तो ये वास्तुपाल और तेजपाल थे। राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू के पास स्थित है ये मंदिर, ये माउंट आबू शहर के मध्य में से 2.5 से 3 किलोमीटर दूर बना हुआ है। दिलवारा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये जैन मंदिर है, आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है कि भारत की संसद ने पहला लोकपाल विधेयक कब पेश किया गया था, तो फ्रेंड्स ये पेश किया गया था 1968 में। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसका संस्करण 2013 में अनियमित किया गया था और यह 2010 में तैयार मसौदे से था। यह भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम 1988 के कार्यान्वयन के लिए था। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटरों का जनक किसे माना जाता है। देखिए अगर आधुनिक कंप्यूटर जनक का बात किया जाए तो ये माना जाता है एलन ट्यूरिंग को। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलन ट्यूरिंग को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने ट्यूरिंग मशीन का आविष्कार किया जो एल्गोरिदम और संगणना के अवधारणा के लिए जिम्मेदार है। चलिए हम अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में सार्वजनिक बैंकों की कुल संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स ये 12 रह गई है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका जो सी है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगर हम आप बात करें अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है नमक का ब्रिटिश एकाधिकार का विरोध करने के लिए गांधी जी किस वर्ष में समुद्र तक दांडी यात्रा शुरू किए थे, तो फ्रेंड्स ये 1930 में शुरू किए थे। ये दांडी यात्रा साबरमती से दांडी तक का सफर इन्होंने किया था 12 मार्च, ये डेट आप याद रखेंगे 12 मार्च 1930 को। ये अहमदाबाद के पास इसी साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल इन्होंने मार्च निकाला था। और दांडी मार्च जिसे नमक मार्च दांडी सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं, 1930 में महात्मा गांधी जी के द्वारा अंग्रेज सरकार के नमक के ऊपर कर लगाने के कानून के विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी। अगर भारत के सबसे बड़ी तेल कंपनी की बात करें तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। देखिए 2020-21 के फॉर्चून ग्लोबल 500 सूची में ये 151, 520 सूची में 151 नंबर पे ये कंपनी रही थी, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन कि भारत में प्रथम परमाणु बम का परीक्षण किस वर्ष किया गया था। अगर हम भारत में प्रथम परमाणु बम के परीक्षण की बात करें तो 1974 में किया गया था। और फ्रेंड्स इस परीक्षण का जो नाम था स्माइलिंग बुद्धा दिया गया था और ये राजस्थान के पोखरण यानी कि जैसलमेर में किया गया था और इसके साथ ही परमाणु शक्ति देश हमारा प्यारा भारत बन गया था। चलिए अब आगे आते हैं अगले क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है फ्रेंड्स, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि CSO सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। देखिए अगर हम बात करें कि CSO की स्थापना तो 2 मई 1951 को 2 मई 1951 को इसकी स्थापना हुई थी, तो आप ये डेट याद रखेंगे। और इसकी मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग नरसंहार को हुआ था, तो ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जलियांवाला बाग अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के पास एक छोटा सा बगीचा है जहाँ 13 अप्रैल 1919 को ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड डायर के नेतृत्व में अंग्रेजी फौज ने गोलियां चलाकर निहत्थे महिलाओं और बच्चों सहित सैकड़ों लोगों को मार डाला था और हजारों लोगों को घायल कर दिया था। चलिए हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है। देखिए भारत में अगर खिलाफत आंदोलन के बारे में पूछा जाए तो ये तुर्की के सुल्तान के समर्थन में किया गया एक आंदोलन था, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो आंदोलन था मोहम्मद और शौकत अली यानी कि ये जो अली बंधु थे इन्होंने नेतृत्व में 1919 से लेके 1924 तक ये चला था। ठीक है फ्रेंड्स, अली बंधु ने इनको शुरू किया। इस आंदोलन का सीधे तौर पर भारत में कोई संबंध नहीं था। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य तुर्की खलीफा के पद को पुनः स्थापित करना तथा वहां के धार्मिक क्षेत्रों से प्रतिबंधों को हटाना था। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कि भारत में महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता,
तो हम लोग प्रधानमंत्री को महाभियोग के द्वारा नहीं हटा सकते। देखिए, भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री के लिए कोई ऐसा नियम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है दीफू दर्रा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड दीफू दर्रा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दीफू दर्रा। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है भारत का कौन सा शहर डेट्राइट ऑफ एशिया और ऑटोमोबाइल कैपिटल के नाम से लोकप्रिय है? तो फ्रेंड्स ये है चेन्नई शहर। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। चेन्नई में भारत का लगभग 30%, ठीक है फ्रेंड, 30% ऑटोमोबाइल उद्योग है और 35% ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उद्योग है। तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है यंग बंगाल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो फ्रेंड्स ये शुरू किया था हेनरी बिबियन डिओजियो ने। हेनरी बिबियन डिओजियो। ये आंदोलन चला कब था? तो फ्रेंड्स ये आंदोलन चला था 1928 में। तो ये डेट आप याद रखेंगे। ये जो यंग बंगाल आंदोलन था 1928 में, 1928 में। और इनके आंदोलनकर्ता कौन थे? तो ये विलियम डिओजियो थे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चार मीनार निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो फ्रेंड्स चार मीनार जो है ये हैदराबाद में स्थित है। देखिए 1951 में निर्मित, ये इसको बनाया कब गया? तो 1591 में। 1591 में चार मीनार भारत के हैदराबाद तेलंगाना में स्थित एक स्मारक और मस्जिद है। यह विश्व स्तर पर हैदराबाद के प्रतीक के रूप में जाना जाता है और भारत में सबसे अधिक मान्यता प्राप्त संरचनाओं से सूचीबद्ध है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए 85 हो गया। हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, 86 नंबर क्वेश्चन। यहाँ से मैथ के क्वेश्चन शुरू होते हैं फ्रेंड, तो मैं आपको आंसर फटाफट बता देता हूँ और इसका सोल्यूशन भी होगा। तो हम लोग इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, वीडियो बन रहा है, तो आप टेंशन मत लें, एक एक क्वेश्चन का अच्छे सोल्यूशन किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि चाहिए या नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें 87 का, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए 88 देख लेते हैं। 88 का ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 87 माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, 87 का ऑप्शन सी हो जाएगा और 88 का ऑप्शन बी हो जाएगा 22.5 और 89 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 37। 90 का बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 92 का बात करें तो 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए 93 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 66। 95 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 1/10। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10-21। 97 का ऑप्शन नंबर ए 12 वर्ष 6 महीना। 98 नंबर देख लीजिए। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 99 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6। 100 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 114। 101 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 340। 102 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 29। 103 का ऑप्शन नंबर बी 56। 104 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 105 का ऑप्शन नंबर डी 36। 106 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुई। आइए 107 नंबर देखते हैं। 107 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 108 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुस्तक। 109 नंबर देखिए। 109 नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी JVI। 110 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 111 का ऑप्शन नंबर बी दिमाग। 112 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। 113 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पार्लर। 114 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 115 का बात करें तो ऑप्शन नंबर बी। 116 का ऑप्शन नंबर सी।
117 का ऑप्शन नंबर डी, 118 का ऑप्शन नंबर बी 16, 119 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 120 का ऑप्शन नंबर डी, 121 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, 122 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। 123 देख लीजिए, 123 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 124 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, 125 का बी, 126 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 127 का ऑप्शन नंबर डी, 128 का ऑप्शन नंबर डी, पेपर नोट। 129 देख लीजिए, 129 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नारंगी। 129, 130 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 4, 131 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7, 132 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 36, 133 का बात करें फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 16, 134 का फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए 135 नंबर देख लेते हैं। 135 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, कुछ पायलट खिलाड़ी नहीं है। 136 का बात करें तो 136 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 137 देख लीजिए, 137 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 139 का हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। 140 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 141 का ऑप्शन नंबर सी। 142 का बात करें फ्रेंड्स तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 72। 144 का ऑप्शन नंबर ए 89। 145 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स स्तनपाई। 146 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हथियार। 147 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 148 का बात करें तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए 149 इसमें क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जिसमें लिखा है नीचे 4 खेल दिए हैं जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान है, जबकि चौथा असंगत है। तो असंगत खेल का चयन कर, इसमें दिया डिस्कस थ्रो, गोल्फ, पुट शॉट, हैमर थ्रो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हो जाएगा गोल्फ, जो कि अलग है। अब देखिए दिए गए आकृति में कितने त्रिभुज हैं। इसमें फ्रेंड्स इस तरह का एक आकृति दिया हुआ है, ठीक है। तो इस आकृति में हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो देखिए अगर इसमें हम त्रिभुज का बात करें तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएंगे 30 त्रिभुज। तो ऑप्शन मतलब इसमें जो ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार फ्रेंड्स हम लोग इसके 150 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए हैं। ये एक बिल्कुल नया सेट है और इससे हमें उम्मीद है कि आप लोग को कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो हम लोग इसके 120 सेट को कंप्लीट करेंगे और इसमें जो प्रीवियस ईयर का 7 सेट है उसको भी कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग प्लीज़ बने रहें, अपने दोस्त लोग को भी शेयर करें। और आपको वीडियो कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। ये वीडियो थोड़ा लेट से आ रहा है फ्रेंड्स, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिस वजह से, लेकिन अब वीडियो रेगुलर आएगा। तो आप लोग बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।